हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और जो पेपर है वो प्रीलिम्स का पेपर है। हियर इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम योगेंद्र साहू और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बी मैकेनिकल है। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग और मैं पिछले 4 सालों से बैंकिंग एक्सपीरियंस को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ये चैनल पहले अनलर्न था, अब इसे हम बैंकिंग मेंटर्स के नाम से जानते हैं। तो ये चैनल का नाम पहले अनलर्न था, अब अनलर्न जो है वो बैंकिंग मेंटर्स हो चुका है। अगर मैं हमारे एक्सपर्ट टीम्स की बात करूं, एक्सपर्ट टीम की बात करूं तो गौरव सर हैं जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे और ये पिछले 5 सालों से बैंकिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं। इन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है, दिल्ली में, लखनऊ में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है और उनसे पढ़े काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। तो 5 सालों का एक्सपीरियंस है गौरव सर को। अगर मैं यहीं पर बात करूं जूही मैम की, तो जूही मैम पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो बैंकिंग, अगर हम बैंकिंग फील्ड की बात करें तो पिछले 5 सालों से बैंकिंग एक्सपीरियंस को जूही मैम जो है इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और अगर हिमांशी मैम की बात करूं तो हिमांशी मैम हमारे टीम की सबसे एनर्जेटिक मेंबर है और मैम आप सबको करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाएंगी। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो देखिए, इंग्लिश और क्वांट जो रहेगा वो आपको मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9 AM एंड 9 PM को यहाँ पर वीडियोस जो है अपलोड होंगे। तो इंग्लिश का वीडियो जो है वो 9 बजे सुबह अपलोड होगा, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। क्वांट का होगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9 PM। रीजनिंग का जो रहेगा तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 PM एंड बैंकिंग अवेयरनेस तो यहाँ पर वो रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 AM। अब हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ का। देखिए 2019 का यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 2 पार्ट में होगा। आधा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और सेकंड पार्ट में जो आधा क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे। जो कट ऑफ गया था जनरल का वो 71 था। देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट के भी 35 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश का जो होता है वो 30 क्वेश्चन होता है। क्लियर? जो रीजनिंग यहां पर होता है 35 क्वेश्चन। रीजनिंग एक लौता ऐसा टॉपिक है, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप कट ऑफ जो भी जाता है, जैसे 70 कट ऑफ गया तो इसका 70 का 40% मार्क्स जो है आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग सेक्शन से, 40 से 45% कट ऑफ का जो मार्क्स होता है ना, आप यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन से कवर कर सकते हो। क्योंकि रीजनिंग जो है एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत आसान होता है। प्रीलिम्स जब भी आप दिलाएंगे तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बनने लायक होते हैं और बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से हमसे बनते हैं। इसीलिए रीजनिंग जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? क्योंकि क्वांट की अगर बात करोगे तो क्वांट जो होता है वो आप कोई भी सा एग्जाम दिलाएंगे उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो यहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स 35 में ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर क्वांट में आप मैक्स टू मैक्स 25 टू 28 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 35 से 35 क्वेश्चन भी बना सकते हो। क्लियर? आपका मिनिमम क्वेश्चन जो है वो 28 से ऊपर रहेगा, मतलब 28 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जब हम यहाँ बात करेंगे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की। ठीक है? इंग्लिश की बात करें तो देखिए, इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं, बट इंग्लिश जो है आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। एक्यूरेसी इंग्लिश में आप खुद से नहीं यहां पर डिसाइड कर पाओगे। क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो मैंने एक पर्टिकुलर स्लॉट लिया है 2019 का, तो उसमें यहां पर आपके पास पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 17 क्वेश्चंस थे। क्लियर? डायरेक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर मैं सिलोगिज्म की बात करूं तो सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन है और मिसलेनियस जो है वो 4 क्वेश्चन है। क्लियर? तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहां से 17 टू 20 क्वेश्चंस जो है बनते हैं जब आप बात करते हो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहां पर हमको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 6 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एंड एफ आर केप्ट वन अबो द अदर, एक के ऊपर एक यहां पर रखा हुआ है। देखिए मैंने कहा कि भाई यहां पर 40 टू 45% मार्क्स जो है आप रीजनिंग सेक्शन से कवर कर सकते हो कट ऑफ का। ठीक है?
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे जो पजल्स होते हैं, ऐसे पजल्स को आप 2-2.5 मिनट में सॉल्व करेंगे, तब आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे पजल जो हैं वो 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं विथ 5 क्वेश्चन। जब इसके साथ आपके पास 5 क्वेश्चंस भी होंगे तो वो पांचों क्वेश्चंस के आंसर टिक करेंगे और ये इसका जो है इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन का आंसर टिक करने में 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी में खास ध्यान रखना है आप सबको। स्पीड तो होना ही चाहिए, साथ में एक्यूरेट भी होने चाहिए। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आपकी स्पीड अच्छी है बट एक्यूरेसी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई 6 बॉक्सेस हैं, ABCDE एंड F आर केप्ट वन अबो दी अदर, एक के ऊपर एक रखा गया है। दे लाइक डिफरेंट कलर। अब दे आर लाइक डिफरेंट कलर होगा, कोई रेड कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई पिंक, कोई ब्लू, कोई वॉयलेट, कोई ग्रीन, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। तो यहां तक तो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहां पर आते हैं। बॉक्स सी इज केप्ट इमीडिएटली अबो द ऑरेंज कलर बॉक्स। तो यहां पर हम वही डिस्कस करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो बॉक्स वाला क्वेश्चन है, यहां पर लिख दिया कि बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबो ऑरेंज कलर बॉक्स। तो ऑरेंज के इमीडिएटली ऊपर होगा, तो ऑरेंज शॉर्ट में ही लिखना भाई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। OR से समझ में आ रहा है ऑरेंज। सी जो है ऑरेंज के जस्ट ऊपर है, तो सी को मैं ऑरेंज के जस्ट ऊपर रख लिया। देन लिखा है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ऑरेंज कलर बॉक्स एंड पिंक कलर बॉक्स। ऑरेंज और पिंक कलर बॉक्स के बीच में यहां पर 2 बॉक्सेस हैं। अब देखिए पिंक ऊपर भी हो सकता है, पिंक नीचे भी हो सकता है। हमें तो कहीं नहीं बोला है कि भाई पिंक ऊपर है कि नीचे है ऑरेंज के, ये नहीं बोला है। तो 2 केसेस लेंगे, एक ये कि जो पिंक है ना वो यहां पर नीचे आ जाए, तो 2 बॉक्स आ गया, फिर यहां पर क्या आ जाए, पिंक कलर बॉक्स। क्लियर। और एक ये भी केस हो सकता है कि सी तो यहीं रहेगा, ऑरेंज भी यहीं रहेगा, बट यहां पर पिंक जो है वो ऊपर आ जाए। तो यहां पर एक सी बॉक्स हो गया और एक ये बॉक्स हो गया और उसके ऊपर पिंक। तो देखिए दोनों ही केस में पिंक और ऑरेंज के बीच में यहां पर हमारे पास 2 बॉक्स आ गए। तो 2 केसेस लेंगे, देखिए 3 लगेगा तो 3 लीजिए, बट केसेस जब आप बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होगा, कंफ्यूज आप फिर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ओनली 3 बॉक्स आर देयर बिटवीन पिंक कलर बॉक्स एंड बॉक्स ई। पिंक कलर बॉक्स और बॉक्स ई के बीच में 3 बॉक्स है। तो देखिए यहां पर है पिंक कलर बॉक्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट केस में 5 बॉक्स आ चुका है और सेकंड केस में 4 बॉक्स आ चुका है। क्लियर। अब ई को मैं कहां रख सकता हूं, तो पिंक और ई के बीच में 3 बॉक्स है, तो यहां पर है पिंक। फर्स्ट केस की बात करें, ये फर्स्ट केस है, यहां पर है पिंक, तो ऑब्वियस सी बात है ई नीचे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे और हमारे पास टोटल कितने बॉक्स हैं, 6। तो पिंक यहां है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऑरेंज हो गया, तो 3 बॉक्सेस हो गए, 1 2 एंड 3। बट यहां पर क्या है, सी, इसलिए ये वाला केस मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। तो ये वाला केस हमारा सही हो जाएगा। अब पिंक यहां है तो ऑब्वियस सी बात है ई ऊपर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे, यहां पर टोटल ऑलरेडी 4 बॉक्स हो चुके हैं और टोटल कितने हैं, 6 बॉक्स। तो यहां पर ई जो है वो नीचे आएगा, तो पिंक यहां है तो एक ये बॉक्स हो गया। क्लियर। फिर एक बॉक्स हो जाएगा सी और एक बॉक्स हो जाएगा ऑरेंज, 3 बॉक्स हो गया, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ई। तो देखिए पिंक और ई के बीच में 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है कि बॉक्स ई इज नॉट ब्लू इन कलर। तो ई जो है ब्लू कलर का नहीं है और लिखा है रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबो पिंक कलर बॉक्स। हमेशा याद रखना, कभी भी जब आप पजल सॉल्व करते हो तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि एक लाइन को एक बार में ही पढ़ें, दोबारा किसी भी लाइन को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर। तो जो पुट कर पा रहे हो उसको पुट करो, जो नहीं कर पा रहे हो उसका हिंट बनाओ, यही हमारा अप्रोच होता है। चलिए यहां पर लिखा है कि बॉक्स ई इज नॉट ब्लू इन कलर, तो ई जो है ब्लू कलर का नहीं है, तो ई के सामने मैं क्रॉस करके ब्लू लिख दिया। क्लियर। ई ब्लू का नहीं है, ये लिख लिया हमने। और यहां पर लिखा था रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबो पिंक कलर बॉक्स, पिंक के ऊपर है रेड, तो रेड जो है पिंक के ऊपर हो जाएगा, तो पिंक के ऊपर रेड। अब देखिए टोटल कितने बॉक्स आ गए, 6 बॉक्स हो गए। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने बॉक्स हो गए, 6 बॉक्स। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉक्स एफ इज वॉयलेट इन कलर, एफ जो है वॉयलेट कलर का है भाई। अब इसको मुझे पुट करना है कि एफ वॉयलेट कलर का, मतलब एफ और वॉयलेट दोनों साथ में आएंगे। तो मुझे एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें ना ही कलर हो और ना ही किसी भी बॉक्स का नाम। क्लियर। तो देखिए एक तो हो गया रेड, फिर आ गया पिंक, फिर एक बॉक्स खाली है, फिर यहां पर सी है, फिर ऑरेंज और फिर ई है, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता है एफ और वॉयलेट। तो एफ और वॉलेट को मैं यहां रख लिया क्योंकि और कहीं पर भी नहीं रख पाएंगे। और आगे लिखा है बॉक्स ए इज इमीडिएटली अबो बॉक्स बी, ए जो है वो बी के इमीडिएटली ऊपर है, तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए ए जो है वो बी के इमीडिएटली ऊपर होना चाहिए। अब कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां पर लगातार ए और बी आ सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 2 बॉक्स हैं जहां पर ए और बी आ सकते हैं। तो ए रेड हो जाएगा और बी जो है वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पर ए और बी को मैं साथ में रख सकूं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के दो बॉक्सेस होंगे। आगे लिखा है बॉक्स डी इज ऑरेंज इन कलर, तो क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है बॉक्स डी इज ऑरेंज इन कलर। देखिए यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में है भाई, हिंदी भी है इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉक्स डी जो है वो ऑरेंज कलर का है, तो डी के सामने मैं ऑरेंज लिख लेता हूं, या फिर ऑरेंज जो है मेरे पास ऑलरेडी है इसके सामने मैं डी लिख लिया। तो देखिए इस सॉल्यूशन में मैं ऑरेंज की जगह क्या लिख लिया, डी। अब मेरे पास कलर क्या क्या बचा है, तो दो कलर बचा है, एक ब्लू बचा है, क्लियर, और एक ग्रीन कलर बचा है। अब ई जो है वो ब्लू कलर का नहीं है, तो कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन, क्लियर। तो ई ग्रीन का हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही कलर बच गया, ब्लू, और वो कहां आ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सी के पास, क्योंकि बाकी सबके पास तो कलर है, सिर्फ सी के पास कलर नहीं था, तो सी जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि भाई ए जो है वो रेड कलर, देन उसके नीचे क्या होगा, बी जो पिंक कलर का होगा, फिर उसके नीचे है एफ जो वॉयलेट कलर का होगा, क्लियर, फिर उसके नीचे है सी जो ग्रीन कलर का है, ठीक, उसके बाद है डी जो ऑरेंज कलर का है, लास्ट में है मेरे पास ई जो कि ग्रीन कलर का है। अब इससे रिलेटेड यहां पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो गया उसका आंसर हम दे सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी, ए और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है। चलिए भाई देख लेते हैं, ये ए है और ये है सी, ए और सी के बीच में सिर्फ दो बॉक्स दिख रहे हैं, बी एंड एफ, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, 2 बॉक्सेस, क्लियर। नेक्स्ट है विच बॉक्स इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से सेकंड पूछा है, तो नीचे से फर्स्ट ई है और सेकंड कौन है, तो डी, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, क्लियर। नेक्स्ट है विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर, कौन सा बॉक्स ग्रीन कलर का है, तो देखिए यहां पर हमको पता है कि भाई ई जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन जाएगा आपका डी, तो ये है ई, तो ऑप्शन जाएगा डी और आंसर रहेगा ई। चलिए नेक्स्ट लिखा है विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबो बॉक्स ई, ई के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है। अब ये ई है, ई के जस्ट ऊपर डी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन जाएगा सी, मतलब आंसर है डी, बट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। अब देखिए ऐसे जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे यार, एक एक क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 क्वेश्चंस के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 5 से 7 सेकंड लगेगा, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लग सकता है, मतलब आप यहाँ पर 40 से 50 सेकंड के अंदर पूरे पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स टिक कर सकते हो, क्लियर। और बाकी ये जो क्वेश्चन था पजल, उसको आप एक डेढ़ मिनट के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबोव बॉक्स एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, तो ये एफ है और एफ के ऊपर दो बॉक्स है बी और ए, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 2, मतलब ऑप्शन बी, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप 2.5 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 to 8। अब ये जो है क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, डायरेक्शन से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, क्लियर, वहां से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लो भाई ये पॉइंट ओ है, अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो नॉर्थ, नीचे जाते हो तो साउथ, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हो तो इसका मतलब हो गया वो वेस्ट, और जब आप राइट हैंड की तरफ जाते हो ना इसका मतलब हो गया ईस्ट। तो बस इतना याद रखो, लेफ्ट हैंड इक्वल टू वेस्ट, राइट हैंड इक्वल टू ईस्ट, बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां लिखा है पॉइंट क्यू इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी, किसके रिस्पेक्ट में, क्यू साउथ में है, पी के रिस्पेक्ट में, इसलिए पी को पहले बनाएंगे, तो पी को मैंने पहले बनाया, पी के रिस्पेक्ट में क्यू जो है वो 16 मीटर साउथ है, साउथ मतलब क्या हुआ, नीचे, साउथ मतलब हो गया नीचे, और कितना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 16, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका क्यू, डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के वेस्ट में, क्यू के वेस्ट में मतलब क्यू के वेस्ट मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड, तो क्यू के लेफ्ट अगर आप चले जाते हो डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, तो बस 5 है, तो देखिए ये 16 इतना बड़ा बनाया तो 5 मैं छोटा बना लेता हूं उससे, और यहां पर मैं रख दिया आर, क्लियर। तो ये था पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, तो ये देखिए क्यू के वेस्ट में है और पी के साउथ में था क्यू, और इसका डिस्टेंस कितना है 5। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट टी इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, टी जो है ना वो 25 मीटर नॉर्थ है आर के, नॉर्थ मतलब क्या हुआ, ऊपर, किसके ऊपर, आर के ऊपर, कौन, टी, तो टी आर के ऊपर रहेगा, बट और डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, तो आर के ऊपर मतलब आर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और डिस्टेंस कितना है 25। अब ध्यान देना, ये अगर मैं पी से एक लीनियर लाइन यहां पर, ये जो शेडेड लाइन है इसको अगर मैं खींच दूं और आर से इस पॉइंट को जो है मैं कनेक्ट कर दूं, क्लियर,
इस लाइन को मैं कनेक्ट कर दूं तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 16। अब हमको R से कितना ऊपर चाहिए 25। अब ये डिस्टेंस जो है P तक का कितना है 16, तो और कितना ऊपर जाना पड़ेगा 9, तो ये 9 और मैं ऊपर गया, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना ये मुझे मिलेगा T। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 25 है तो वो 16 से ऊपर होगा, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। डायरेक्ट डायग्राम जो है बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट V इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ T। T के ईस्ट में मतलब T के राइट में। अब कितना जाना है हमको 10 मीटर। V जो है वो T के ईस्ट में है मतलब राइट में। अब ये T है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, मैं ये जो शेडेड पोर्शन लिया हूं, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, क्योंकि R से Q 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 5। अब अगर आप T से P तक का यहां पर जाओ, ये जो है अगर मैं P से शेडेड ले लूं यहां तक जाओगे तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, तो इससे और 5 हमको दूर जाना चाहिए, तो ये 5, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अगर हम लेंगे ये टोटल डिस्टेंस हो गया 10 और यहां पर कौन आ जाएगा V। तो देखिए T से V जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, और कितना, तो वो है 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है। पॉइंट J इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट V। V से साउथ की तरफ जाएंगे मतलब V से नीचे की तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे 9 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो T है और P से एक लाइन खींचा था ये वाला लाइन, अगर ये लाइन तक का डिस्टेंस टोटल कितना था हमारे पास 9, तो ये जो यहां से अगर मैं P तक आऊंगा ये J बनाऊंगा तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए 9, तो P और J जो है एक लीनियर लाइन में आएंगे और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9। तो V से मैं J की तरफ गया साउथ में और ये डिस्टेंस कितना है 9, तो आपको बस इतना याद रखना है P से लीनियर होगा J। क्लियर। जब डायग्राम सही बनेगा तो आप क्वेश्चन आराम से आंसर टिक कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चन आप गलत फिर नहीं करोगे, पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है सही बनना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन V इट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। Q के रिस्पेक्ट में V कौन से डायरेक्शन में है, तो Q के रिस्पेक्ट में V, ये Q है और ये है V। Q से मैं कुछ इस तरीके से यहां पर जाऊंगा तो मैं V के पास पहुंचूंगा, ये जो डायरेक्शन है। क्लियर। अब एक चीज याद रखना, जब मैं बनाया नॉर्थ और जब मैं बनाया ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे वो लाइन जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्लियर। तो अगर आप Q से V की तरफ जाओगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा और ये डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि ये हो गया Q के लिए नॉर्थ। क्लियर। यहां पर मैं इंक चेंज कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हो गया Q के लिए नॉर्थ और ये हो गया Q के लिए ईस्ट। अब Q नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्योंकि लाइन है और वो V से कनेक्ट होगा, इसीलिए ये जो डायरेक्शन है ना इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, तो है ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ W इज वेस्ट ऑफ J, J के वेस्ट में है W एंड नॉर्थ ऑफ R और R के नॉर्थ में है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन W एंड T। T और W के बीच में डिस्टेंस बताना है। W हमारे पास पहले नहीं था, हमको लिखा है इफ, अगर J के वेस्ट में है W और नॉर्थ में है R के। ठीक है। अब चलिए भी देख लेते हैं। ये J है, J के वेस्ट में है W, तो ये वेस्ट इधर होगा, J के वेस्ट इधर होगा, और R के नॉर्थ में मतलब R का नॉर्थ इधर होगा। क्लियर। तो R के नॉर्थ और J के यहां पर वेस्ट, तो J को यहां पर मैं आगे बढ़ा लेता हूं लाइन, और ये R का ये वाला लाइन आगे बढ़ा लेता हूं, तो ये कुछ मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। क्लियर। और हमको पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन W एंड T, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये W होगा और W और T के बीच का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वो है ऑप्शन ए 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू J। पॉइंट P का बताना है डायरेक्शन और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू J। चलिए भाई, ये J है और ये P है, तो P जो है J के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, तो J से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड मतलब क्या हुआ वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहां से यहां तक ये 5 है, तो ये डिस्टेंस P से J भी कितना होगा 5, तो मैं लिख सकता हूं 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, वो है E 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, इससे पहले पजल वाले क्वेश्चंस किए थे और ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। तो 6 पर्सन दिखा हुआ है कि भाई AMNCOG, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल इन सच अ वे दैट 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर में बैठे हैं, एंड 3 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड्स।
those who are sitting at the corners faces inside and those who are sitting in the middle of the sides faces outside। तो इतना बड़ा तो इंफॉर्मेशन ही दे दिया है, जिसमें बोला है कि एक ट्रायंगल में बैठे हैं कुछ लोग, 6 पर्सन है जो एक ट्रायंगल में बैठे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं फेसिंग इनसाइड, और जो बाहर की तरफ बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, सॉरी जो साइड्स में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर की साइड। ये ट्रायंगल का एक सेंटर हुआ, तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं मतलब फेसिंग इनसाइड, और सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब फेसिंग आउटसाइड। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, मान लो भाई कोई पर्सन यहां पर अंदर की तरफ देख रहा है, क्लियर, अंदर की तरफ देख रहा है। जो भी पर्सन अंदर की तरफ देखता है उसका लेफ्ट और राइट कुछ इस तरीके से होगा, जो हमारा लेफ्ट है वही इनके लिए भी लेफ्ट, जो हमारा राइट है वही इनके लिए भी राइट। कब? जब पर्सन जो है वो कहां देख रहा है, आपका इनसाइड, क्लियर। बट अगर कोई पर्सन बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ, तो इस केस में उसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर कोई पर्सन बाहर देख रहा है तो ये हो जाएगा मेरे लिए राइट और ये हो जाएगा मेरे लिए लेफ्ट, क्लियर। क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो आपका राइट और लेफ्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब अंदर की तरफ देख रहे हो इनसाइड तो यहां पर लेफ्ट और राइट जो हमारा लेफ्ट और राइट है। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या था, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बने हैं। देखिए 9 to 11 लिखा है, मतलब 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन नहीं, इससे सिर्फ यहां पर कितना है, 3 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को हमको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट यहां पर मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 30-40 सेकंड में 30 सेकंड के अंदर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आपको 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, और आराम से हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस हम फटाफट इंफॉर्मेशन पढ़ लें। इंफॉर्मेशन तब आपको एक बार में समझ में आएगा जब काफी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे। आप एसटीज वगैरह दिला रहे हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां पर लिखा है ए सिट्स, अच्छा मैं यहां पर कलर जो है वो पहले चेंज कर लेता हूं। यहां पर लिखा है ए सिट्स एट द कॉर्नर। अब देखिए हमारे पास 3 कॉर्नर है, ए को किसी भी कॉर्नर में बैठा सकते हैं, कहीं पर भी आप जहां बैठाना चाहे वहां बैठा ले। मैं यहां बैठा लिया, क्या अब ए जो है कॉर्नर में बैठा है तो बैठा लिया भाई ए को। फिर लिखा है एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एम जो है ए का इमीडिएट नेबर है। अब m जो है यहां भी आ सकता है और m यहां भी आ सकता है, तो 2 केस बन रहा है, तो 2 केस बन रहा है तो हम इसी केस में 2 केस बना लेते हैं। मैं a को यहां पर रखा, क्लियर, तो एक और केस लिया जहां पर a यहां पर लिया, और m को मैं इस केस में यहां पर ले लिया, तो एक इनर अलग चलेगा मेरा, क्लियर, ये इनर चल रहा है, ठीक है, और एक मैं आउटर में ही चला लूंगा, तो ये a है, ठीक है, तो मैं एक आउटर में यहां पर केस चलाऊंगा, तो 2 केस यहां पर लग रहे हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा, क्लियर। तो ये मेरा एक इनर चल रहा है, एक आउटर चल रहा है, तो ए हो गया। अच्छा m को दोनों साइड बैठा लिए, एक m यहां भी हो सकता है क्योंकि हर किसी का 2 नेबर होता है, जब भी कोई सर्कुलर अरेंजमेंट बैठा है तो m यहां भी हो सकता है और m जो है यहां पर भी हो सकता है, तो 2 केसेस, ठीक है। फिर लिखा है 2 पीपल सिट्स बिटवीन m एंड c, m और c के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब देखो फर्स्ट केस अगर मैं इनसाइड वाला देखूं तो यहां पर देखो ये m है, m और c के बीच में 2 लोग हैं, जब भी 6 पर्सन बैठे हैं तो m और c एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, क्लियर, एक दूसरे के आमने सामने या ऑपोजिट, क्लियर, तो इधर से भी 2 हो गए, इधर से भी 2 हो गए, क्लियर। और यहीं पर अगर मैं बात करूं m सेकंड बाहर वाले केस की, तो m यहां पर है तो m का ऑपोजिट जो है c कुछ यहां पर आएगा, तो यहां पर मैं लिख दिया c, क्लियर। तो देखिए m और c के बीच में 2 लोग हैं, अगर m यहां पर है तो एक पर्सन ये a हो गया और एक यहां पर वाला पर्सन हो जाएगा, और अगर इधर से भी देखोगे तो एक यहां वाला पर्सन हो गया और एक यहां वाला पर्सन हो गया, तो 2 पर्सन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, o सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ c, c के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, o। अब ये c है, क्लियर, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं इनसाइड वाला तो यहां पर c है, c का इमीडिएट लेफ्ट। अब देखिए ये पर्सन कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये मैंने पहले लिखा है, ये लेफ्ट इधर होगा, क्लियर, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनके लिए भी लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट वही इनके लिए भी राइट, जो अंदर देख रहे हैं। जैसे हम बैठे हैं तो हमने हमेशा अपने आप को, जब भी आप बैठे हो अपने आप को हमेशा इनसाइड फेसिंग मानो, हमेशा अपने आप को इनसाइड फेसिंग मानो। तो अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो जो आपका लेफ्ट है वही इसके लिए भी लेफ्ट हो जाएगा, जो आपका राइट है वही इसके लिए भी राइट। तो अगर आप सी के जगह बैठे हो तो आपका लेफ्ट कुछ इस तरीके से होगा, तो यहां पर आ जाएगा ओ, क्लियर। और इस केस में सी सेकंड बाहर वाले केस में भी सी जो है वो कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, क्योंकि कॉर्नर में बैठा है, तो अगर सी यहां है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कुछ इस तरीके से होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एन जो है ओ का इमीडिएट नेबर है। अगर आप अंदर के केस देखें तो देखिए ओ का इमीडिएट नेबर एक सी हो चुका है और एक ए हो चुका है, एक ए है और एक सी है।
इसका मतलब n के लिए जगह नहीं है, क्लियर, क्योंकि n भी o का नेबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आउटर वाला केस सही हो जाएगा। तो देखिए एक o का नेबर c है और एक o का नेबर हो जाएगा n, तो यहां पर n को मैं रख लूंगा। तो देखिए o का नेबर एक n हो गया और एक हो गया c। तो यहां पर मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई ये हो गया n, फिर यहां पर क्या है m, फिर यहां पर है a। अब बचा क्या, तो देखिए जो बच गया है तो वो है g। तो g जो है खाली प्लेस जो बचा है वहां पर रख देंगे, तो यहां पर g आ जाएगा, यहां पर a, ये हो गया m, ये हो गया n, फिर यहां पर आ गया o और ये हो गया c। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। अब इसका हम आंसर दे देते हैं। चलिए यहां पर 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ o विथ रिस्पेक्ट टू c। c के रिस्पेक्ट में o का पोजीशन बताना है, ये है c, क्लियर। और c के रिस्पेक्ट में o का पोजीशन, देखिए c कहां देख रहा है, इनसाइड, तो c के रिस्पेक्ट में o जो है इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन, इमीडिएट लेफ्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ओ। ए और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अगर आप देखें तो यहां पर ए है, क्लियर, और ये है ओ, ठीक है। तो ए और ओ के बीच में इधर से भी देखेंगे तो दो, सी और जी, इधर से भी देखेंगे तो एम और एन, मतलब 2 पर्सन बैठे हैं ए और ओ के बीच में, तो ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है। चलिए भाई ए के सेकंड राइट की बात करें तो ये है ए, तो ए का फर्स्ट राइट है एम, क्लियर, क्योंकि ए अंदर की तरफ देख रहा है, क्लियर, कॉर्नर में बैठा है ए, ठीक है। तो ए का फर्स्ट राइट है एम और सेकंड राइट है एन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो है एन, तो ऑप्शन जाएगा डी, क्लियर। तो होप सो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और इसका अप्रोच समझ में आया हो कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, देखिए प्रीलिम्स का पेपर है तो प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन जो है इजी आते हैं और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो कम समय में, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे सिलोगिज्म का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 12 जो है हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल्स, कुछ टीचर जो है वो मेल हैं, और फिर लिखा है अ फ्यू मेल्स आर बॉय, क्लियर। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ओनली अ फ्यू हुआ है, ओनली अ फ्यू, एक होता है ओनली, एक होता है फ्यू और एक होता है ओनली अ फ्यू। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। ओनली जब भी होता है ओनली ए आर बी, इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ओनली ए आर बी में हो जाएगा ऑल बी आर ए, और ये जो बी है ना इसका कनेक्शन किसी से नहीं होगा। जब हमारे पास फ्यू होगा या अ फ्यू होगा, इसका मतलब हो जाएगा सम, जैसे आप बनाते हो सम ए आर बी वही। बट जब आपके पास ओनली अ फ्यू आता है तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि ए का कुछ पार्ट तो बी में है, कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली बी में है, बट ए का जो बाकी पार्ट है या बाकी कुछ पार्ट जो है वो बी में डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो ओनली अ फ्यू का मतलब ही यही होता है। और जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देते हैं तो आपका यहाँ पर यही चेक करते हैं कि भाई आप ये सेंटेंस समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर, वो यही चीज चेक करता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट हमेशा एग्जाम में करते रहता है, तो आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी है। तो ओनली अ फ्यू जब भी आएगा उसका मतलब यही मान के चलेंगे कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अब हमारे पास था कि भाई ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि कुछ टीचर जो है वो क्या है, मेल है, और कुछ टीचर जो है ना वो मेल नहीं होंगे। तो कुछ टीचर मेल है और कुछ टीचर मेल नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे, क्लियर। ओनली अ फ्यू दिया है, फिर लिखा अ फ्यू मेल आर बॉय। अब यहां पर अ फ्यू है, फ्यू का मतलब अ फ्यू का मतलब सम होगा, क्लियर। तो कुछ मेल जो है वो बॉय है, कुछ मेल का पार्ट जो है वो बॉय से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल टीचर बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी। टीचर का पूरा मेल में जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ही यही था, हमारे स्टेटमेंट ही यही था कि ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल, मतलब कुछ ही टीचर जो है वो मेल है और कुछ टीचर मेल नहीं है। तो कभी भी पूरा का पूरा टीचर जो है वो मेल में नहीं जा सकता, ऐसे होने की संभावना है ही नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल टीचर बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। टीचर जो है वो बॉय में जा सकता है पूरा का पूरा। देखिए टीचर का मेल से कुछ कनेक्शन दिया है कि टीचर कुछ मेल में जाएगा और कुछ टीचर मेल में नहीं जाएगा। टीचर जो है वो बॉय में जाएगा कि नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कंक्लूजन हमारे लिए डाउटफुल होता है, या इसी को हम बोलते हैं कांट से सिचुएशन, क्लियर। बट जो कैन नॉट से या डाउटफुल केस होता है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हमारे लिए होता है डेफिनेटली ट्रू, ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहां पर क्योंकि इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, होने की संभावना है, यहां पर लिखा हुआ है इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल टीचर बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली
ट्रू हो जाएगा, इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाना चाहिए था, वो है ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर लिखा है ऑल कार आर टॉयज। कार पूरा का पूरा क्या है, टॉय। तो ये ले लिए भाई कार, कार पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, टॉय के अंदर, तो ये बना लिए ऑल कार आर टॉयज। फिर लिखा है सम टॉय आर लैम्प, कुछ टॉय जो है वो लैम्प है, तो कुछ टॉय उसको मैं ले लिया कि भाई ये क्या है, लैंप है। फिर लिखा है ओनली लैंप आर ट्रेन। ओनली अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया हूं, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए। तो ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, और ये जो बी है ना इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ, सी डी ई किसी भी एलिमेंट के साथ एक्स्ट्रा इसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा। तो यहां पर है ओनली लैंप आर ट्रेन, तो जो ट्रेन है वो लैंप के अंदर आ जाएगा, टी आर लिख लिया, ट्रेन लैंप के अंदर होगा। और ये जो ट्रेन है ना इसका ना ही आपके टॉय के साथ कनेक्शन होगा, ना ही ट्रेन का आपके कार के साथ कनेक्शन होगा। क्लियर। चलिए अब यहां पर हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है फर्स्ट ओनली अ फ्यू कार आर लैंप, कुछ सिर्फ कुछ लैंप जो कार जो है वो लैंप है, केवल कुछ कार जो है लैंप है। अगर आप ध्यान से देखें ये कार है, क्लियर, ये कार है और ये है लैंप। कार और लैंप का कोई कनेक्शन दिया है क्या, इनके बीच में कोई भी यहां पर कनेक्शन दिया है क्या, इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। जब किसी एलिमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल केस। क्लियर, जिसमें हमको डाउट है, ये हमारे लिए कैन नॉट से होता है, और कैन नॉट से हमेशा डज नॉट फॉलो में जाता है। क्लियर, डज नॉट फॉलो में जाता है या फॉल्स में जाता है, बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट यहां पर लिखा है सम कार आर नॉट ट्रेन, कुछ कार जो है वो ट्रेन नहीं है। ये कार और ये ट्रेन, अभी मैंने कहा कि ट्रेन का कार के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कार और ट्रेन के बीच में नो का रिलेशन आ गया। अब जब नो का रिलेशन है तो कार जो है वो भी ट्रेन में नहीं जा सकता और ट्रेन जो है वो भी कार में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कार का कुछ पार्ट जो है वो ट्रेन में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि जब नो होता है तो नो में सम नॉट जो है डेफिनेटली ट्रू होता है। जब नो ए इज भी है तो सम ए आर नॉट भी डेफिनेटली ट्रू होता है, इसलिए सम कार आर नॉट ट्रेन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ओनली सेकंड इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है ऑल टेलीग्राम आर स्टैम्प। टेलीग्राम जो है वो पूरा का पूरा स्टैम्प है। फिर लिखा है ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, तो मोबाइल जो है वो टेलीग्राम के अंदर होगा। तो कुछ इस तरीके से बना लिया कि भाई मोबाइल जो है वो टेलीग्राम के अंदर है और टेलीग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर हो जाएगा, तो वो है स्टैम्प के अंदर। तो पूरा का पूरा मोबाइल टेलीग्राम में और टेलीग्राम पूरा का पूरा स्टैम्प में है। अब हमारा सबसे पहले यहां पर पूछा गया कि ओनली अ फ्यू टेलीग्राम आर मोबाइल। अब ओनली अ फ्यू का मतलब क्या कहा मैंने कि कुछ टेलीग्राम जो है वो मोबाइल में होना चाहिए और कुछ टेलीग्राम मोबाइल में नहीं होना चाहिए। क्लियर, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ होना चाहिए और कुछ डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। बट टेलीग्राम जो है अगर आप देखें तो टेलीग्राम का जो बाकी पार्ट है ना, क्लियर, वो हम नहीं बोल पाएंगे कि वो मोबाइल में नहीं है। क्लियर, जब भी आपके पास ऑल ए आर बी होता है, क्लियर, तो यहां पर सम बी आर नॉट ए, ये हमारे लिए कैन नॉट से सिचुएशन होता है। क्लियर, इसीलिए सम बी आर नॉट ए जो है कैन नॉट से सिचुएशन होता है, इसीलिए कुछ टेलीग्राम मोबाइल में नहीं है, ये मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन हो जाएगा। बट अगर मैं यहीं पर बोलूं कि भाई ओनली ना होता, सिर्फ अ फ्यू होता, तो अ फ्यू डेफिनेटली ट्रू हो जाता, क्योंकि कुछ टेलीग्राम तो मोबाइल में हो गई, क्योंकि सम का मतलब ही होता है कनेक्शन। आप हमेशा याद रखना सम का मतलब होता है कनेक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे भी जुड़े हुए हो, अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसमें सम डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। बट क्योंकि यहां पर ओनली अ फ्यू है, इसीलिए ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन, क्योंकि मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कुछ टेलीग्राम जो है वो मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम, कुछ स्टैम्प्स क्या है, टेलीग्राम है। ये स्टैंप हो गया और ये टेलीग्राम हो गया। अब देखो स्टैंप और टेलीग्राम में कनेक्शन दिख रहा है, जब कनेक्शन है तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि सम का मतलब ही क्या होता है, कनेक्शन। जब कनेक्शन है तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में यहां पर फिर से हमारा क्या होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो देखिए यहां पर लिखा है अ फ्यू डक आर बर्ड। अब यहां पर ओनली अ फ्यू नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब हो गया सम, मतलब कुछ डक जो है वो बर्ड हो जाएगा। फिर लिखा है ओनली बर्ड आर एग। ओनली का मतलब क्या होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई ओनली आर बी का मतलब होता है ऑल ए आर बी। तो इसका मतलब हो गया कि ऑल एग्स आर बर्ड। तो एग जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, बर्ड के अंदर। और ये जो एग है ना, इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए एग जो है वो कभी भी आपका डक में नहीं जुड़ेगा।
तो एग जो है वो डक में नहीं जुड़ेगा। क्लियर? चलिए कंक्लूजन क्या लिखा है देख लेते हैं। ऑल एग बीइंग डक इज अ पॉसिबिलिटी। एग जो है पूरा का पूरा डक में होने की पॉसिबिलिटी। अभी मैंने क्या कहा कि एग जो है वो डक से नहीं जुड़ सकता। जब नहीं जुड़ सकता तो पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है ऑल डक बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी। डक पूरा का पूरा एग में होने की पॉसिबिलिटी। मैंने अभी क्या कहा कि ये जो एग है ना ये डक में जा ही नहीं सकता, डक में जा ही नहीं सकता, नो का कनेक्शन। तो ना ही एग डक में जा सकता है ना ही डक एग में आ सकता है, इसलिए पूरा का पूरा डक कभी भी एग में जाने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो दोनों यहां पर डेफिनेटली फॉल्स हो गए। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर? तो होप सो ये चारों क्वेश्चन जो था सिलोगिज्म का आप सबको समझ में आया हो। चलिए अगर जो भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहां पर मेंशन कीजिए, मैं उसको डाउट जो है आपका डेफिनेटली है क्लियर कर दूंगा। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोला है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 32 एंड पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द राइट साइड इज 41, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से। क्लियर? रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी सेम पर्सन, जैसे रवि सेम पर्सन है, किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट से, अगर किसी सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट से यहां पर अगर पोजीशन दे दिया है तो एक फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का। तो टोटल इक्वल टू उसी पर्सन का लेफ्ट हैंड से रैंकिंग प्लस राइट हैंड से रैंकिंग -1, ये हमारा टोटल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए 32 यहां पर दिया हुआ है लेफ्ट से, और राइट से 41 दिया है, -1 कर दो। तो 41 -1 करोगे तो 40 प्लस 32 कितना हो गया? 72। तो डायरेक्ट यहां पर आंसर आप 72 टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड सफिशिएंट है। क्लियर? 15 सेकंड के अंदर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। यहां पर कोड कर दिया है टेबल को BUEFM में। तो टेबल को BUEFM में कोड कर दिया है और प्रेस को यहां पर कोड कर दिया है SQDTZ में। तो माइनर का कोड क्या होगा? तो आप सिर्फ और सिर्फ टेबल से ही यहां पर आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए टी है, अगर आपने बेसिक किया होगा, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग बेसिक भी किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर मुझे दिख रहा है टी का, यहां पर टी का नेक्स्ट लेटर होता है यू और ए का नेक्स्ट लेटर होता है बी। तो यहां पर +1 हुआ है क्रॉस करके। अगर यहीं पर सेकंड लास्ट की बात करूं तो एल के बाद आता है एम और ई के बाद आता है एफ, तो यहां पर भी +1 हुआ है। और बी से ई का अगर देखूं तो बी का नंबर होता है 2 और ई का होता है 5, तो यहां पर +3 हुआ होगा। क्लियर? अब अगर आप प्रेस को भी देखो तो देखिए पी के बाद अगर यहां पर मैं देखूं प्रेस लिख दूं, क्लियर, तो इसका है SQDTZ। तो देखिए P का नेक्स्ट लेटर Q, R का S, Y का Z, S का T और A में 3 ऐड करके यहां पर ला दिया D। तो बस माइनर का आंसर बताना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा? M का नेक्स्ट लेटर N, I का नेक्स्ट लेटर J। क्लियर? अच्छा, O का नेक्स्ट लेटर क्या होता है P और R का नेक्स्ट लेटर क्या होता है S, और N में जब +3 कर दूंगा तो N का नंबर होता है 14, 14 में 3 कर दो 17, 17 नंबर होता है Q का। तो यहां पर मेरा ऑप्शन क्या जाएगा? JNQSP। कहां पर दिख रहा है भाई JNQSP? तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सी। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक क्वेश्चन भी किया होता तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो अब देखिए जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 18 क्वेश्चन जो बाकी हमारे बचे हैं, टोटल 18, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 35 क्वेश्चंस। तो जो बाकी 18 क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो होप सो ये बाकी जो हम क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं आज, होप सो आप सबको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए। और जो भी आपको डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।